हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट पेडागॉजी पूरी कंप्लीट करने वाले हैं और सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर इसमें मैं कवर करवाऊंगी। और इतना ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 11 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से बन जाएंगे, इतना मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको पेडागॉजी के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट की हम पेडागॉजी पढ़ रहे हैं इसमें सीटेट के फर्स्ट पेपर में। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की पेडागॉजी कर रहे हैं तो आपको 2-3 बातें एकदम दिमाग में रखनी है एग्ज़ाम देते वक्त। जैसे कि पहला तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। ठीक है, पेडागॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी पॉइंट पे दिया गया है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो पॉइंट बच्चों को बता रहे हैं या फिर हम जैसी भी स्टडी करा रहे हैं उसमें चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। हमें बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाना है। दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट। हमें बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा ऊपर रखना है, प्रायोरिटी देनी है। बच्चा इंटरेस्टेड रहे और उसको जो है उसकी इंटरेस्ट रखते हुए फिर हम उसको नॉलेज दें तो सही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग मेथड। हम कैसी टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये एनसीएफ कहता है कि हम बच्चे को जो पढ़ाई, जो भी शिक्षा दे रहे हैं, जिस भी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें उसकी रुचि का ध्यान रखिए, उसकी उम्र का आप ध्यान रखिए, उसकी एबिलिटी का और डिसेबिलिटी का भी, उसके अंदर जो कमी है उसको ध्यान देते हुए निदानात्मक और उपचारात्मक विधि मतलब रेमेडियल टीचिंग अपना के आप उसको पढ़ाइए ताकि उसके हर तरह का विकास हो सके। और जो हम कहते हैं CCE मतलब हम पढ़ाते हैं ना कि कंटिन्यूअस जो सतत व्यापक मूल्यांकन होता है, मतलब क्या मतलब है इसका कि आप बच्चे के हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उसको पढ़ा रहे हैं, उसका बार बार इवोल्यूशन कर रहे हैं, उसको जांच कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हमारे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं रह गई। ये सारी चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। और हमारा जो ये पेडागॉजी है वो बात करता है समावेशी शिक्षा के बारे में। मतलब चाहे बच्चे की IQ लो हो, हाई हो, बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी हो, बच्चे के अंदर कोई डिसऑर्डर हो, वो सारी चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है, उनके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्हें पढ़ाना है। तो ये 3-4 बातें अगर ऑप्शन में आपको दिखती है तो आपको इतना तो रखना है कि हाँ ये सही है। ठीक है, इस बातों को ही ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कभी कभी करेक्ट इनकरेक्ट पूछ देता है तो उसमें अलग चीज़ है, बाकी ये चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है कि हमें EVS की पेडागॉजी, EVS जो है हमारे सिलेबस में क्यों है, किस बात के लिए पर्यावरण अध्ययन हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं। तो जैसा कि NCF कहता है कि बच्चों को उनके दैनिक जीवन से जोड़ते हुए आपको पढ़ाना है। और बच्चे का पर्यावरण, उसका सबसे दैनिक जीवन तो उसी से जुड़ा हुआ है ना। उसके पर्यावरण में उसके परिवारजन आ जाते हैं, उसकी फैमिली मेम्बर, उसके दोस्त आ जाते हैं। ठीक है, उसका पूरा वातावरण आ जाता है, उसके खिलौने से लेकर के उसके स्कूल जाने तक की सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि उसके इन्वायरमेंट से जुड़ी हैं और हमें इसलिए पर्यावरण अध्ययन उनको पढ़ाना है। जस्ट सपोज कि मान लीजिए आप उनको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस में आपने उनको बोला पढ़ाते हुए कि बच्चों आपको पेड़ लगाना है। ठीक है, पेड़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, पर इसका एक्चुअल रीजन उनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ के पता चलता है। NCERT की बुक की समरी जो हमने की थी 3 to 5 की, उसमें हमने देखा था कि पौधों का कितना उपयोग है हमारे जीवन में। ठीक है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है और हमें कितना सारा और भी बहुत डेली लाइफ की यूज की चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को इन्वायरमेंट की स्टडी करने से पता चलती हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें हर तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, मतलब उनके समाज से लेकर के विज्ञान तक की हर तरह की चीज़ें हमें एक ही जगह पे देखने को मिल जाती हैं। इसलिए जो है EVS को उनके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे चीज़ों को देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों के डेली लाइफ से जुड़ा है और ये इनके जो है होल डेवलपमेंट को डिनोट करता है, मतलब सर्वांगीण विकास की ये बात करता है। बच्चे का हर एस्पेक्ट इसमें डेवलप होगा, इसलिए इसको डाला गया है। ठीक है, इसका एक और मोटो है कि हमको अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग बुक ना देनी पड़े, अलग अलग उनको टीच ना करना पड़े, इसलिए एक ही जगह पे उनको एकीकृत शिक्षा दी गई है इसके माध्यम से। ये एक इंटीग्रेटेड वे है बच्चों को पढ़ाने का। हर तरह का सब्जेक्ट उनको एक जगह पे मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कोठारी आयोग ने 1975 में
10+2+3 यानी कि आपका ये 10th, फिर उसके बाद 11th 12th एंड ग्रेजुएशन वाला पैटर्न लागू किया था। और हमारा जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो लागू हुआ था, उसमें उसने जो है NCF 1988 लागू किया। उसके आधार पे ही जो है पर्यावरण अध्ययन को शिक्षा के अंतर्गत जो है सिलेबस के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। NCF 2005 बोलता है कि पर्यावरण अध्ययन होना चाहिए बच्चों के सिलेबस में, पर क्यों होना चाहिए? ताकि जो है बच्चों को केवल किताबी कीड़ा न रहने दिया जाए, उनको बाहर के जीवन का भी पता हो, ठीक है। और ख़ास करके वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या उनके हिस्ट्री से रिलेटेड हो या उनके हेल्थ से रिलेटेड हो, ये चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। और इसका एक और पर्पज़ होता है कि बच्चों को सर्चेबल थिंग्स में लगाना। सबसे बेस्ट वे होता है बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट को या फिर उनके फिजिकल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने का, कि उनको कुछ ऐसा टास्क दिया जाए जिसमें उन्हें सोचने की ज़रूरत पड़े, वो कुछ अपना दिमाग लगाएं कि इसके बाद क्या हो सकता है, मैं ऐसा क्या करूं कि ये चीज़ ठीक हो जाए। तो खोजने की प्रक्रिया में इन्वायरमेंट के माध्यम से हम उनको लगा सकते हैं, हम उनको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, उनके अंदर थिंकिंग की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो है पर्यावरण को इंक्लूड किया गया है। अब हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, मतलब कि अधिगम के सिद्धांत। पहले हम देख लेते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम का सीधा सा मतलब है लर्निंग, सीखना। देखिए जो सीखना प्रोसेस होता है ये जन्मजात नहीं होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है वो अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ सीखता है, वो अपने घर के लोगों से कुछ ना कुछ सीखता है, रोना, हंसना, खेलना, घूमना, ये सारी चीज़ें वो बड़ा होकर धीरे धीरे समय के साथ अपने इन्वायरमेंट से लेकर के, अपने परिवारजनों से लेकर के, खुद व्यवहार से लेकर के हर चीज़ों से वो सीखता है। तो ये जन्मजात नहीं होती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम भी कुछ सीख ही रहे हैं, ठीक है। हम और आगे बढ़ेंगे और भी ज़्यादा सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, आप उसको आज पढ़ें तो कल आप जैसे थे आज आप वैसे नहीं हैं। कल आपको ये चीज़ नहीं मालूम थी, आज आपको मालूम है, तो आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट हुआ ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं, लर्निंग जो है निरंतर परिवर्तन का काम होता है। मतलब इसमें लगातार मतलब सतत परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यूअस इसमें चेंजिंग होती रहती है। वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट देखिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। डेवलपमेंट में आपका हर तरह का डेवलपमेंट आ जाता है, बच्चे का मानसिक, शारीरिक, हर तरह का डेवलपमेंट आ जाता है। तो उसमें सीखना जो है ये भी एक तरह का डेवलपमेंट हो जाता है, एक विकास की एक प्रक्रिया। कैसे हो जाती है? मान लीजिए आप किसी छोटे बच्चे को देखिए तो उसको खेलने का ही सीखने का काम लगा है, वो खेल खेल ही सीख रहा है। उस वक्त वो अपने टॉयज को देखेगा, फिर वो अपना घूमना, दौड़ना, घर में खेलना, ये सारी चीज़ें देखेगा, ये बनाना सीखेगा छोटी उम्र में। अब किसी 15 साल के आप बच्चे को देखिए तो वो मैथ के न्यूमेरिकल सीखेगा, ठीक है। हम लोग अभी इस उम्र में अपनी जॉब के लिए पढ़ाई के बारे में ये सारी चीज़ें, अपने रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। उसके आगे जाके मतलब जीवन में हमें सीखना जो है एक सतत प्रोसेस के रूप में देखने को मिलता है। हर जीवन के हर पड़ाव पे हमको जो है ये अधिगम जो है हमें देखने को मिलता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ऐसा JP गिलफोर्ड बोलते हैं, ठीक। कहते हैं कि सीखना जो है निरंतर परिवर्तन है, ये मैंने अभी बताया। और सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है। कैसे? आप समाज में रहते हैं, आप सामाजिक चीज़ें सीखेंगे, उसमें भी लगातार चेंजिंग हो रही है। वो सब चीज़ें आप अपने लेवल पे अपने आप को जानते हैं सबसे पहले, फिर अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं, तो वो भी एक अलग ही सीखना हुआ। तो आप पर्सनल लेवल पे भी चीज़ों को सीख रहे हैं और आप सोशल लेवल पे भी चीज़ों को सीख रहे हैं। और जब तक आप चीज़ों को नहीं जानते हैं वो आपके लिए एक डाउट बना रहता है, और जब आप उसकी खोज कर लेते हैं तो मतलब आप वो चीज़ सीख गए। तो सीखना एक प्रकार का सर्च, एक डिस्कवरी भी है, ठीक है, कह सकते हैं। अगर हम देखें कि अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञानात्मक, फिर आपका भावात्मक, क्रियात्मक मतलब कॉग्निटिव हो गया, फिर आपकी ये सारी यहाँ पे आपकी इमोशंस वाली चीज़ें हो गई, फिर यहाँ पे एक्शन वाली चीज़ें हो गई। जैसे कि आप अपने संज्ञानात्मक लेवल पे चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। संज्ञान मतलब आपके नॉलेज में वो चीज़ आ जाना, ठीक है। आपके दिमाग से संबंधित चीज़ें जो सीखना होता है वो सब आपका आ जाता है संज्ञानात्मक चीज़ों में। भावात्मक मनोवृत्त्यात्मक में क्या हो गया, आप महसूस जो हम चीज़ें करते हैं, रोना, हंसना, गाना, जो हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ें रहती हैं, ये सब जो हम सीखते हैं वो हमारे भावात्मक में आ जाती है। क्रियात्मक क्या होता है? मान लीजिए आपको बैट बॉल खेलने नहीं आता, बच्चों को क्रिकेट खेलने अगर मान लीजिए किसी को नहीं आता, वो जब खेलना शुरू करते हैं, पहले कुछ भी उसमें करना शुरू करते हैं तो वो अपने एक्शन को करके चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए बच्चों को पेन पकड़ना नहीं आता तो वो भी आप करके ही सीखेंगे, सिखाएंगे बच्चों को, तो वहाँ पे वो क्या चीज़ हो गई, वो क्रियात्मक हो गई। तो लर्निंग जो है
इन टाइप की 3 टाइप की हमको देखने को मिलती है। और भी प्रकार की होती हैं पर मेजरली इसमें हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। बात करें अगर रूल ऑफ लर्निंग की, तो थार्नोडाइक ने 3 नियम दिए हैं सीखने के, अधिगम के 3 नियम दिए हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है यानी कि अभ्यास का नियम। तो अभ्यास का जो नियम है, थार्नोडाइक कहते हैं अभ्यास के नियम का कहने का मतलब है कि जब आप कोई रूल सीखते हैं तो अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप भूल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए आपने कभी कुछ पढ़ा था, आप उसको रिवाइज ना करें तो आप भूल जाएंगे। मतलब अभ्यास का नियम, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके दिमाग में क्या होते हैं, कहते हैं कोर माइंड में चली जाती है, वो आपको हमेशा याद रहती है। जब आप उसको छोड़ देते तो आप भूल जाते हैं। तो इसी को एक्सरसाइज का नियम बोला गया है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तत्परता का नियम कहने का मतलब, मान लीजिए मैं आपको ज़बरदस्ती पढ़ाऊँ, मैं बोलूँ कि चलो पढ़ना है अभी आपको, और आपका मन नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि आपका मन नहीं है। तो पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए आपको तन मन से तैयार रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं तत्परता का नियम। मतलब आपको बी रेडी, मतलब रेडी होना है किसी भी काम को करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। फिर प्रभाव का नियम बोलते हैं हम जिसको, मतलब इफेक्ट। जब आप कुछ सीख रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता है। मतलब आपने मान लीजिए कोई नई रूल सीखी तो आप उसको लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हुआ ना, वही चीज़। मतलब प्रभाव का नियम कहता है कि आपकी लाइफ में जो बातें आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं उनका आपकी लाइफ में इफेक्ट देखने को मिलता है, उसका आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में, या फिर जैसा भी आप रूल सीखते हैं उस हिसाब से। इसके बहुत सारे सिद्धांत भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे प्रयास और भूल का सिद्धांत। ये हमको दिया था थॉर्नोडाइक ने, ये सिद्धांत दिया था ट्रायल एंड एरर, मतलब कि आप करके सीखते हैं। ठीक है, आपको किसी ने कुछ उत्तेजना दे दी, आपको किसी ने कुछ स्टिमुलाई दे दी, तो आप उसके अगेंस्ट वो काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई चिढ़ने वाला काम आपको किसी ने आपको कोई चिढ़ा दिया तो आप चिढ़ेंगे। ये चीज़ मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। मतलब कि ट्रायल एंड एरर, आप गलती करते हैं फिर सीखते हैं, ये चीज़ भी इसमें आती है। फिर आपको कोई चीज़ के लिए स्टिमुलस दे दिया जाए, आपको उत्तेजित कर दिया जाए, तो फिर आप उसके प्रति क्या करते हैं, एक्शन करते हैं। ठीक है, और जब बार बार वही क्रियाएं की जाती हैं तो वो चीज़ वो आपके अंदर सीखने की एक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रयास और भूल का सिद्धांत। ठीक, उसी तरह से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये पावलोव ने दिया था। इस पर उन्होंने कुत्ते का एग्जाम्पल भी दिया था कि उसको रोटी दिखाई जाती है तो वो दौड़ के आता है, फिर उसके मुंह से लार गिरता है। फिर 2-3 बार ये क्रियाएं की जाती हैं। एक बार क्या होता है, रोटी नहीं दिखाई जाती है और उसी टाइम पे घंटी बजती है, फिर उसके मुंह से लार गिरती है। मतलब वो चीज़ उसको दिखाई भी नहीं गई पर उसका एक्शन वो चीज़ हो गया। मतलब कि बार बार किसी उद्दीपक को दिखाने से, मतलब स्टिमुलाई को दिखाने से वो एक्शन भी होता है जब वो स्टिमुलाई नहीं दिखाई जा रही है, वो चीज़ नहीं दिखाई जा रही है। उसी तरह से क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, मतलब ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी। आप अपनी इच्छा से कोई काम जब करते हैं तो वो हमारी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आ जाती है। ये थ्योरी दी थी स्किनर ने। ठीक है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सीडीपी के अंतर्गत। ठीक है, उसी तरह से सूझ का जो सिद्धांत है ये दिया था आपके कोहलर, कोफा और वर्दीमन ने ये सिद्धांत दिया था। इनके कहने का मतलब है कि जो चंक्स में हम चीज़ें देखते हैं ना, बहुत सारे स्टिमुलस हमारी लाइफ में होते हैं, उद्दीपक हमको देखने, हमारे भावात्मक चीज़ें हमारे बहुत सारे लाइफ में होते हैं, तो ये उनको सभी को एक जगह पे देखते हैं। ठीक है, एक मेजर पॉइंट मानते हैं। ये सारे के सारे उद्दीपक को जो है एक जगह पे देखते हैं, चंक्स में नहीं देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं। सूझ के सिद्धांत में ये बताए हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें हायरार्किकल थ्योरी में, तो हायरार्किकल थ्योरी में इन्होंने बताया है कि सीखना जो है वो दिमाग के अंतर्गत हमारे होने वाली एक प्रक्रिया होती है। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ हैपन हो रहा है और हमारा माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे अपने अंदर जो है उसको सीख लेते हैं, हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हमारे अंदर अर्जन का पावर होता है ना, हम लैंग्वेज सीख लेते हैं, हमें कोई सिखाने नहीं आता पर हम सीख लेते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर हायरार्किकल थ्योरी ये काम करती है। मतलब कि आपके अंदर वो एक हमारे अंदर इनेट एबिलिटी होती है, जैसे चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो है लैंग्वेज को सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। उसी तरह से हमारे जो अंदर है हायरार्किकल थ्योरी काम करती है कि हम चीज़ों को ग्रैप्स कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है,
रुचि का सिद्धांत जो है, ये सीखने के सिद्धांत में मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सामने 5-6 चीज़ें आपको सीखने को दी जाएँ तो आप उसमें से क्या सीखोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम बच्चों को पढ़ाते हुए जो है इंटरेस्ट को सबसे जो है प्रायोरिटी पे रखते हैं, ताकि बच्चों के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए, तभी हम उनको जो है चीज़ें पढ़ा सकते हैं। एनसीएफ ने एनवायरनमेंट पढ़ाने के लिए जो है कुछ 6 पॉइंट दिए हैं, ठीक है, जिसमें उनके सिलेबस को जो है 6 भागों में जो है बांटा गया है। इनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, ये हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इसको याद करने का मैं छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। आप सबसे पहले आपका घर देखते हैं, आप कहाँ रहते हैं, अपने परिवार में, घर की बात नहीं करें, आप सबसे पहले किसके साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते होंगे, अपने दोस्तों से मिलते होंगे, तो ये आपके सबसे क्लोज हैं। अच्छा, मान लीजिए आप अपने दोस्तों से मिल लिया, परिवार से मिल लिया, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने पार्टी कर ली, उसके बाद आप घर गए, घर जाने के बाद आपका मन किया चलो घूमने चलते हैं, यात्रा पे गए। ठीक है, यात्रा पे गए, हमको पेंटिंग करने का मन किया, तो हम जो चीज़ जो हम बनाते हैं करते हैं, ये बस मैंने ऐसे ही बताया है, याद करने का एक तरीका है, इससे मैंने भी याद किया था, तो आप कुछ भी करके याद कर सकते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक ऐसे बताया है। तो ये 6 पार्ट आपको याद रखना है। एनसीएफ 2005 की इन्वायरमेंट स्टडी का जो है ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। परिवार और मित्र, भोजन, जल या पानी, फिर आवास, यात्रा, और छठा है जो चीज़ें हम वो करते हैं और बनाते हैं। और एक और बात, ये नंबरिंग करके पूछता है कि पहले पे क्या रखा गया है, तो इसलिए आप सीक्वेंस वाइज याद करेंगे कि फर्स्ट पे फैमिली वाला है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड पे फूड है, थर्ड पे वाटर है, फोर्थ पे आपका शेल्टर है, ऐसे करके याद करना है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, मेथड ऑफ टीचिंग एनवायरनमेंट स्टडी। तो टीचर्स क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे हमको टीचिंग मेथड का बहुत ध्यान रखना होता है, पेडागॉगी हमें बताता है कि हमें बच्चों को जो पढ़ाना है तो कुछ ऐसे मेथड का यूज करना है जो उनको इंटरेस्टेड भी लगे और जिससे वो सीख भी लें। तो विश्लेषण और संश्लेषण मेथड जो है ये भी बहुत बेस्ट होता है। विश्लेषण में है क्या कि हम अज्ञात से ज्ञात जाते हैं, मतलब अननोन टू नोन जाते हैं। पहले हम बच्चों को जो है रिजल्ट नहीं बताते, पहले हम उनको मेन वो नहीं बताते हैं कि हमें क्या चीज़ सीखना है, पहले हम उनको चंक्स में चीज़ें बताते हैं कि अच्छा ये मिल गया, अब ये ढूंढो, अब इसके बाद क्या होगा ये ढूंढो, फिर मिला के देखो तो क्या बन रहा है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब अज्ञात से ज्ञात यानी अननोन टू नोन हम चलते हैं विश्लेषण विधि में, एनालिसिस में, नाम ही है विश्लेषण। संश्लेषण विधि में आपको नोन टू अननोन जानना है। ठीक है, मान लीजिए आपको कुछ ढूंढना है, आपके पास एक चीज़ उसमें से मिल गई है, अब आपको एक चीज़ मालूम हो गई है, आप उसी के माध्यम से दूसरी चीज़ पता करोगे, करते करते आप मेन चीज़ पे पहुंचोगे। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ है, मतलब कि नोन टू अननोन आपको पता करना है। आगमन और निगमन विधि भी इसमें से है, मतलब कि आगमन में हम क्या करते हैं, इंडक्टिव मेथड में आपको जो भी कुछ पढ़ाना है पहले आप उसको एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ाओगे, जो भी रूल पढ़ाना है सबसे पहले उसका एग्जाम्पल दोगे, देन रूल को पढ़ाओगे, यानी कि आप एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल टू रूल जाते हो। ठीक, डिडक्टिव मेथड जनरली मैंने मेथड ये मैथ वाले पैरागॉगी में बताया था कि मान लो आप कोई नियम सिद्ध कर रहे हो तो आप सबसे पहले नियम ही लिख दोगे, बाद में उसको जो है उसका निगमन करोगे। ठीक है, उसका डेरिवेशन करते हो, तो यानी इसमें रूल से आप मेथड की तरफ जाते हो निगमन विधि में। ठीक है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ कह सकते हो या रूल से मेथड की तरफ। जैसे कि आप a+b का होल स्क्वायर खोलोगे, इस तरह से मान लो a² + 2ab + b², इस तरह से कर रहे हो तो सबसे पहले इसको आप लिखोगे, उसके बाद से दूसरे वाले को क्या करते हो, डिराइव करते हो। ठीक है, तो ये डिडक्टिव मेथड में। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होती है, ये बड़ा अच्छा मेथड है, इसमें स्पेशली जो है बच्चों को इस पॉइंट पे फोकस किया गया है कि बच्चे ढूंढें, चीज़ों को ढूंढें। तो सबसे पहले मान लीजिए बच्चों को कोई टास्क दिया जाए तो उनको समस्या को ढूंढने का सबसे पहला उनका काम हो, उसके बाद से जो चीज़ वो ढूंढें उसके बारे में वो नॉलेज ज्ञान करें, नॉलेज कलेक्ट करें कि क्या चीज़ उनको पता चली है, फिर उससे कुछ थीसिस बनाएं, कुछ अपना दिमाग लगाएं अच्छा क्या हो सकता है, फिर उसके बाद से जो है अपना जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी उन्होंने रूल निकाला है अपना, उसका टेस्ट करें कि वो सही है कि नहीं, और जब वो सही हो जाता है तो उसको डिसाइड कर ले कि हाँ ये सही है, मैंने सही ढूंढा है। तो ये चीज़ है जो आपकी ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये आपका नील आर्मस्ट्रांग ने दिया था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने ये दिया था, इनका सीधा सा मतलब था कि बच्चे जो है डिस्कवरी जैसी चीज़ों में लगे, ताकि वो कभी लाइफ में अगर कहीं फंसते हैं, किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं, तो वो खुद उस चीज़ को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, खुद से वो कैसे करेंगे ये चीज़ उनके अंदर है। ठीक,
दूसरा हम देखते हैं बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, भ्रमण विधि। ये समझ लीजिए सारे बच्चों को पसंद आएगी, क्योंकि इसमें उनको घुमाना फिराना उनको मज़ा आएगा। उनको हम गार्डन ले जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी अपने कला संस्कृति से रिलेटेड कोई चीज़ें उनको घुमाने ले जा सकते हैं, स्कूल टूर पे ले जाया जा सकता है, फिर वहाँ पे उनको इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई जा सकती हैं। ठीक है, तो भ्रमण विधि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसमें बच्चे बहुत खुश जाते हैं और वो एक्टिवेट भी रहते हैं बहुत ज़्यादा इसमें। ठीक है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मतलब कि आप बच्चों के सामने टास्क देंगे और बच्चे अपना दिमाग लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यही ह्यूरिस्टिक ने यही चीज़ दी थी, ये जो मैंने ऊपर बताया, यही कॉन्सेप्ट के मतलब यही स्टेप को फॉलो करते हुए बच्चे जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, इस तरह से वो चीज़ें करेंगे तो उनको खुद में मतलब एक आत्मविश्वास भी आएगा कि मैंने ये चीज़ की है। और जब धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं तो अपनी लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें जब आगे वो डेवलप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो उनको अपनी लाइफ में भी ये चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो हमें, क्योंकि हम बच्चों को जो उनका बेस स्ट्रॉन्ग करना हमारा सबसे बड़ा पर्पज़ है, उनका जब बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वो हायर क्लास में भी जाएंगे तभी भी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, दूसरा है एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिकल वर्क। मतलब बच्चों को एक्टिव रखना, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट, हमने हर जगह ये पढ़ा है, हर पेडागॉजी में ये देखा है कि बच्चों को एक्टिव रखना, क्लास में उनको इंगेज्ड रखना। ठीक है, और प्रैक्टिकल वर्क करना सबसे, देखिए आप बच्चे को कोई परिभाषा रटाओगे उससे बेहतर है कि आप उनको उसका प्रैक्टिकल करा के दिखा दो। ठीक है, जैसे मान लो आप वाटर के बारे में बता रहे हो, लिक्विड के बारे में बता रहे हो कि ये जिस भी बर्तन में रखें उसका आकार ले लेती है, ये आप उसको रटाने से बेहतर है कि आप पानी लेके आओ, 5-6 तरीके के बर्तन रखो, शेप की बात कर रही हूँ, आप उसमें डालो और उनको दिखाओ कि बच्चों ये हर जगह की जो है शेप ले रही है। तो ये होता है प्रयोगात्मक वर्क। जैसे प्रैक्टिकल वर्क से उनको लाइव वो चीज़ जब देखने को मिल जाती है तो वो ईजिली समझ लेंगे। आप खुद सोचो, आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है, आप उसको रटने से बेटर है आप उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल देख लो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, और फिर उनको ग्रुप में एक्टिविटीज़ देना, फिर किसी पहेली के माध्यम से उनको सिखाना, फिर कहीं पे टूर पे ले जाना, ये एक्टिविटीज़ करा के बच्चों को सिखाना, ये सारी चीज़ें करा के हम बच्चों के अंदर पहली चीज़ तो उनको एक्टिव रख सकते हैं। दूसरी चीज़, उनके अंदर की जो चीज़ें छिपी होंगी, जब वो आपसे बहुत ज़्यादा आप एक्टिविटी कराएंगे तो आप उनके साथ इंटरेक्शन भी करेंगे। जब बच्चे आपसे इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपने मन की बातें भी आपसे बताते हैं, आप उनकी लू फॉल्स भी पता कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, बच्चे कहाँ अटक रहे हैं, बच्चों को क्या हमें सिखाना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हम जो है उनकी रिमूव कर सकते हैं। एक तरह से उनको पढ़ाई में उनका ध्यान लगा सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से वो पढ़ना नहीं चाहते, ये भी पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या क्या करा सकते हैं, बच्चों से वाद विवाद करा सकते हैं, 2 टीम बना सकते हैं। ठीक है, टीम में आपस में डिबेट करा सकते हैं किसी टॉपिक पे। ठीक, अंताक्षरी करा सकते हैं, क्वेश्चन करवा सकते हैं, फिर बोल सकते हैं ग्रुप बना देंगे, फिर उसमें क्वेश्चन आप खुद पूछिए और फिर जो ज़्यादा क्वेश्चन देगा आप उसको कुछ इनाम देंगे। इस टाइप की चीज़ें करेंगे तो बच्चे फैक्ट भी याद करेंगे, फिर उनके अंदर जो है एक तरह से बेझिझक होकर वो बात करेंगे, अपनी फैक्ट को रखेंगे, उनके अंदर कोई संकोच नहीं रहेगा। ठीक है, तो इन सब से जो है उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होगा। ठीक, अब हम देखते हैं इवैल्यूएशन की बात करते हैं हम। देखिए, इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ इसको, जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई ज़िंदगी भर, पढ़ाई जब तक आप कर रहे हैं तब तक एक सतत प्रक्रिया। आप रोज़ क्लास में बच्चे रोज़ क्लास में आते हैं, अपना जब जितनी भी घंटी उनकी चलती, जितनी भी पीरियड चलती है, 6-8 पीरियड जितनी भी चलती है, वो रोज़ वो पढ़ाई करते हैं। पर हम एग्ज़ाम उनकी 6 माह पे लेते हैं, वार्षिक एग्ज़ाम लेते हैं, एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम जब बच्चों को लगातार पढ़ा रहे हैं तो हमें लगातार नहीं तो कम से कम कुछ ब्रेक पे तो उनका जो है मूल्यांकन करते ही रहना चाहिए। अच्छा, मूल्यांकन पे इतना जोर देने का वजह क्या है, क्योंकि मूल्यांकन से हमें अपनी भी कमी पता चल पाती है और बच्चों के अंदर भी क्या कमी है, क्या कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे बच्चे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उनकी पढ़ाई का लेवल हो, कुछ भी हो, खेल में हो, उनके कोई भी एस्पेक्ट के बारे में हो, तो हमें ये चीज़ें पता चलती हैं जब उनका एग्ज़ाम लेते हैं, किसी भी तरह से एग्ज़ाम लेते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब है, सतत मतलब है निरंतर चलने वाली। ठीक, चाहे आप 2-3 दिन में मौखिक क्वेश्चन उनसे कर लें, चाहे एक हफ्ते पे आप उनसे
कोई सरप्राइज टेस्ट ले लें, या फिर कुछ भी करके आप उनका टेस्ट वगैरह लेते रहें, जिससे आपको उनका कंटिन्यू अपडेट मिलता रहे, फीडबैक आपको मिलता रहे। कम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि व्यापक, मतलब आप केवल उनका पढ़ाई लेवल पे नहीं एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप उनका फिजिकल स्तर पे भी आप उनसे खेल खिलवाएं, पेंटिंग्स बनवाएं, फिर बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराएं, रस्सी कूद, ये सारी चीज़ बहुत कुछ होती हैं, ये सब भी हम करा के बच्चों का हेल्थ का भी स्तर जान सकते हैं। ठीक है, फिर मेंटल वर्क वाली कुछ ऐसे उनको काम दें जिससे कि उनका हर एस्पेक्ट हमको पता चल जाए। तो व्यापक कहने का यही मतलब होता है कि बच्चे की हर एस्पेक्ट को आप जो है जांच कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, हेल्थ हो, ठीक है, पढ़ने लिखने से संबंधित हो, खेल कूद से संबंधित हो, हर एस्पेक्ट को लेना, इसीलिए इसको व्यापक बोला गया है। फिर मूल्यांकन, तो मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक यह क्लियर करता है, सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा की गई शिक्षण व्यवस्था, जो भी वो पढ़ा रहा है या शिक्षण, उसको आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही है, मतलब बच्चों को जो पढ़ाने की वो कोशिश कर रहा है उसमें वो कितना कामयाब हो पाया है। और ये अगर देखें तो ये एक तरह से शिक्षक और बच्चे दोनों के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ये पुनर्बलन चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमें पता तो चलता है हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर बच्चे कितना हमारी चीज़ों को ग्रहण कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। ठीक, इवेल्युएशन में रचनात्मक हो सकता है, योगात्मक हो सकता है, निदानात्मक, मतलब कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए पढ़ाना हो सकता है, फिर उनके सारे के सारे एस्पेक्ट को देखते हुए पढ़ाना हो सकता है, फिर उनके से क्रिएटिविटी वाली कुछ काम कराते हुए हम उनकी टेस्ट ले सकते हैं। ये चीज़ों के माध्यम से हम उनके टेस्ट ले सकते हैं हर एरिया में। ठीक, इवेल्युएशन में हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है, फिर उनके जो हर तरह के रिकॉर्ड होते हैं उसका पता कर सकते हैं, फिर बच्चे कैसी उनकी घटनाएं दिन भर की क्या वो काम कर रहे हैं, उन सब के बेसिस पे भी हम बच्चों को ग्रेड मार्क दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम बच्चों को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि कहने का मतलब है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, पढ़ाना जो लर्निंग है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इवेल्युएशन भी तो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये चीज़ है। टीचिंग एड, जैसा कि आप जानते हैं कि विजुअल होता है, ऑडियो होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और हम TLMs का ध्यान रखते हुए उनको पढ़ा सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हमें पर्सनल, जब बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमें कुछ पर्सनल डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर हर बच्चे एक तरह से नहीं होते, तो पर्सनल डिफरेंस भी देखने को मिलता है, तो हमें हर बच्चों को लेके पढ़ाना चाहिए। फिर करिकुलम प्रॉब्लम, अगर बच्चों को सिलेबस से कोई रिलेटेड समस्या है तो हमें सिलेबस में ज़रूरी चेंजिंग जरूर करनी चाहिए। फिर शिक्षण में कमी, हमें अपने टीचिंग मेथड से लेकर के बच्चों के इन्वायरमेंट तक हर तरह की चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और बच्चे के इंटरेस्ट का पूरा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, EVS टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन, एनालिसिस टू सिंथेसिस, ये जितने भी अभी ऊपर हमने पढ़े वो सारे प्रोसेस का, मेथड्स का यूज हम कर सकते हैं। पहले हम उनको ईजी चीज़ें बताएं, फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स चीज़ बताएं, फिर उनको जो है नोन टू अननोन चीज़ें बताएं, मतलब जितना हो सकता है उनके लिए स्टडी को, इन्वायरमेंट को ईजी करके पढ़ाएं। तो यस, यहाँ पे हमने पूरा इन्वायरमेंट कवर कर लिया है। ठीक है, और इसके बाद से मैं CDP का पेडागॉगी इसी तरह से एक वीडियो में करवा दूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।